नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी गायनेकोलॉजी की टेस्ट सीरीज चल रही है, यानी प्रश्नोत्तरी चल रही थी, उसका नेक्स्ट पार्ट हम आज करने वाले हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप पशुधन सहायक की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, और इसके साथ साथ चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थोड़े से कंठ की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैनेज करने की कोशिश करें आप सभी दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर 60 क्वेश्चन कर लिए थे, यानी जितने भी पहले वीडियो किए थे प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है 61, यानी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 61, जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हो। वीडियो पे चले उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हमारे द्वारा प्रत्येक सब्जेक्ट की ई बुक यानी पीडीएफ फॉर्म में बुक लॉन्च कर दी गई है। उनको आप परचेज करना चाहो 30 से 40 या 50 रुपये की मैक्सिमम है प्रत्येक सब्जेक्ट की, यानी एक सब्जेक्ट की 30 से 40 रुपये के अंदर आप लोग को मिल जाएगी। अगर आप उसको परचेज करना चाहते हो तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फर्स्ट कमेंट के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो या खरीद सकते हो, अपनी जीमेल आईडी पे प्राप्त कर सकते हो। और इसके साथ साथ वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, जिस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, इस प्रकार की आपको पीडीएफ में 3D डायग्राम भी मिलेगा, और उसके प्रिंट भी निकलवा सकते हो, यानी प्रिंट आउट भी आप निकलवा सकते हो। ठीक है, ये आपको उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें मिलने वाली है। और इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट जिसके 500 क्वेश्चन हैं वो भी आप लोग परचेज कर सकते हो इसके साथ साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किसका शायद यह स्त्राव मादा की योनि की अम्लीयता की निष्क्रियता कर शुक्राणु को बचाव करता है, यानी कौन सी ऐसी ग्लैंड है या ग्रंथि है, जिस प्रकार से आप ऑप्शन देख रहे हो, काउपर ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, HCl या फिर हार्मोन्स। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है या ऐसी कौन सा स्त्राव है जिसके वजह से जो योनि है या वेजाइनल जो पार्ट होता है उसके अंदर जो है अम्लीयता होती है, उस अम्लीयता को क्या कर लेता है, कंप्लीट यानी ख़त्म कर देता है, यानी क्षारीय बना देता है। या फिर जितनी अम्लीयता होनी चाहिए नॉर्मली अम्लीयता वहाँ पे रख सकता है। तो निष्क्रिय जो अम्लीय ज़्यादा अम्लीय है उसको कम करने का जो कार्य है वो या कम करके और शुक्राणु को जो बचाने का काम है वो कौन करता है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए के अंदर बात करते हैं, तो ऑप्शन जो ए है आप जिस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हो वो है काउपर ग्लैंड। तो काउपर ग्लैंड नहीं हो सकती। और प्रोस्टेट ग्लैंड सेकंड जो नंबर है हमारा बी ऑप्शन, वो राइट है। बी ऑप्शन है हमारा है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, प्रोस्टेट ग्रंथि का एक काम होता है महत्वपूर्ण जो काम है, ऑप्शन बी अपना राइट है। प्रोस्टेट जो ग्रंथि है वो क्या करती है, मादा है, मादा की योनि के अम्लता को कम करने का जो काम करती है, या जो एसिडिटी है उसको कम करने की काम करती है, वो करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला एक सिक्रेशन होता है, एक द्रव पदार्थ होता है, वो क्या करता है, प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलता है, और ये क्या करता है, अम्लीयता को दूर कर देता है। ठीक है, और काउपर ग्लैंड है वहाँ से क्या निकलता है, वहाँ से निकलता है जो स्पर्म होती है उनको एनर्जी देने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, ये करता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होने वाला है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो योनि या वेजाइनल जो मार्ग है, वेजाइना है, उसकी जो एसिडिटी जो वाली सिस्टम है या अम्लीयता है उसको कम करने का काम करता है। और एसिडिटी से क्या करता है, वो क्षारीय बनाने की कोशिश करता है, और क्षारीय बनाएगा तो अगर ज़्यादा एसिडिटी नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होगा, शुक्राणु अगर जैसे ही उसके वेजाइना के अंदर प्रवेश करते हैं तो शुक्राणु खत्म नहीं होंगे। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा लंबा बनता है दोस्तों, तो काफ़ी बच्चे मुझे बोल रहे थे कि थोड़ा सा लंबा कम बनाइए, यानी छोटा वीडियो बनाइए। ठीक है, लेकिन क्या करें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, घोड़ी में अंडाशय से किस प्रकार का होता है, यानी घोड़ी के अंदर जो अंडाशय है वो किस प्रकार का है या कौन से शेप के आकार का है। पहले पिछले जो वीडियो थे उसके अंदर मैंने ये करवाया था, लेकिन काफ़ी बुकों के अंदर ये कन्फ्यूजन था। काफ़ी बच्चे ने एक बच्चे ने मुझे कॉल भी किया, मैसेज भी किया, लेकिन काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया, लेकिन फिर से मैंने ये रखा यहाँ पे क्वेश्चंस, क्योंकि वापस से रिवाइज करवाना हमारी प्राथमिकता होती है। हो सकते वो पिछला वीडियो आप देखो, उसके बाद में ये वीडियो नहीं देखो तो प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का डाउट है वो हम यहाँ पे क्लियर कर सके। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर है 62 की बात करते हैं। तो घोड़ी में अंडाशय से
किस प्रकार का होता है, यानी अंडाशय है वो किस प्रकार का होता है। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं तो बादाम के आकार का, बादाम के आकार का। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है अंगूर के गुच्छे के समान, अंगूर के गुच्छे के समान। आप लोगों को बताते रहना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। हम ऑप्शन डी की बात करते हैं, सी की बात करते हैं तो अंडाकार, अंडाकार। ऑप्शन डी की बात करते हैं तो वह है बीन साइज, बीन शेप या फिर किडनी के आकार, किडनी के आकार का। ठीक है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन जो आपका राइट ऑप्शन होने वाला है, यानी घोड़ी के जो अंडाशय है वो है डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है, यानी बीन शेप या कह सकते हैं किडनी के आकार का होता है अंडाशय, किसका, घोड़ी का। लेकिन जो ऑप्शन 2 बच गए हैं इनको भी हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, बादाम के आकार का काफी पशुओं के होते हैं। देखिए, एक होता है गाय, भैंस, भेड़, बकरी। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इन चारों को किस प्रकार का होता है, बादाम के आकार का होता है। ठीक है, बादाम के आकार का होता है। अंगूर के गुच्छे के समान की बात करते हैं तो अंगूर के जो गुच्छा है उसके समान जो अंडाशय है वो होता है एक सुअरी के अंदर, एक मुर्गे के अंदर और एक कुतिया के अंदर, यानी सुअरी या कह सकते हैं पिग, और कुतिया और एक बच गई मुर्गा यानी मुर्गी, कैसे हेन की बात करते हैं। तो इन तीनों के अंदर अंगूर के गुच्छे के समान अंडाशय पाया जाता है। अंडाकार की बात करते हैं तो अंडाकार पाया जाता है ऊंटनी के अंदर। किस प्रकार का पाया जाता है, ऊंटनी के अंदर अंडाकार, ऊंटनी, फीमेल ऊंट यानी फीमेल कैमल की बात करते हैं। बीन शेप और किडनी साइज है वो किस प्रकार का, किसका होता है, मेयर का यानी घोड़ी का, ये आप लोग को ध्यान रखना। अब चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे मैंने करवा दिया है। बादाम के आकार का गाय, भैंस, भेड़, बकरी का होता है बादाम। बादाम कौन खाता है, यानी गाय भैंस का दूध पिएंगे तो बादाम की उत्पत्ति होगी, यानी बादाम नहीं खाए तो भी चलेगा। और बकरी का दूध तो आपको पता ही है, कोरोना काल में इतना फेमस हो गया हद से ज़्यादा। और भेड़ को बकरी के साथ ही काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो चारों के चारों किसका प्रकार हो गया, बादाम के आकार का। अंगूर के गुच्छे के यानी गुच्छे के समान किसकी होती है, तो सुअरी और कुतिया की होती है। अंडाकार की बात करते हैं तो ऊँटनी की होती है। बीन शेप या किडनी शेप होती है वो होती है घोड़ी की। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि ऑप्शन से कौन सा राइट होने वाला है। पिछला जो क्वेश्चन था उसके अंदर डी ऑप्शन अपना राइट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भेड़ में स्टेस पाया जाता है, यानी भेड़ के अंदर यानी जो सिप होती है उसके अंदर स्टेस किस प्रकार का पाया जाता है वो आप लोग को बताना है। तो बात कर लेते हैं, सीजनली पॉलीस्टर्स पाया जाता है, नॉर्मल पॉलीस्टर्स पाया जाता है, या फिर संयुक्त पॉलीस्टर्स यानी कंपाउंड पॉलीस्टर्स पाया जाता है, या सभी। चारों के चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारा जो ऑप्शन ए है, सीजनली यानी ऋतु के अंदर पॉलीस्टर्स पाया जाता है, यानी बार बार स्ट्रेस आता है, लेकिन कब आता है, सीजन के अंदर। एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर कौन से जानवर के अंदर आता है तो वो है भेड़। भेड़ के अंदर एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर क्या आता है, स्ट्रेस काल आता है, लेकिन एक बार नहीं आता, वो बार बार आता है। तो वो इसलिए किस नाम से जाना जाता है इसको, सीजनली, यानी सीजन का मतलब हो गया ऋतु के, और पॉली का मतलब बहुत सारे, और स्ट्रेस का मतलब है स्ट्रेस यानी बहुत। एक ऋतु पर्टिकुलर ऋतु के अंदर बहुत बार स्ट्रेस का आना ही पॉली स्ट्रेस यानी सीजनली पॉली स्ट्रेस कहलाता है। वो किसके अंदर होता है, वो होता है भेड़ के अंदर। ऑप्शन ए जो अपना है वो राइट है, भेड़। ठीक है, ये हो गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, एनाप्लाज्मोसिस जो कि गाय में बीमारी करता है, यह क्या है, यानी यह किसकी वजह से फैलता है, यह कौन से प्रकार का रोग है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए की बात करते हैं एफएमडी, तो एफएमडी है क्या, रेंडरपेस्ट आरपी है क्या, बोटुलिज्म है क्या, प्रोटोजोआ के कारण फैलते हैं क्या। तो आप लोग को बताना है कि क्या किसके कारण फैलता है, यानी एफएमडी के कारण फैलता है, रेंडरपेस्ट के कारण फैलता है, या बोटुलिज्म के कारण फैलता है, या फिर प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। ऑप्शन यहाँ पे चारों के चारों दिए गए इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसके साथ साथ एफएमडी ऑप्शन ए की बात करते हैं तो एफएमडी। ऑप्शन बी की बात करते हैं
तो बी के अंदर दिया गया है रेंडरपेस्ट यानी आरपी लिख देता हूँ यहाँ पे आरपी। और ऑप्शन सी की बात करते हैं तो सी ऑप्शन के अंदर जो है अपना बोटुलिज्म और ऑप्शन डी की बात करते हैं तो ऑप्शन जो डी है हमारा वो है प्रोटोजोआ। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो एनाप्लाज्मोसिस है ये प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है, यानी प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है। ऑप्शन जो डी है अपना राइट है। सभी दोस्त अपना मिलान कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपका जो ऑप्शन है वो क्या है क्या नहीं है। टेस्ट सीरीज कैसे चल रही है आपकी, यानी जो प्रश्नोत्तरी वाला जो पार्ट है हमारा कैसे चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का सुधार करना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ताकि सुधारने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रोटोजोआ हो गया। प्रोटोजोआ से क्या होगा, ये किससे बनता है, ये एनाप्लाज्मोसिस जो प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। लेकिन इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एफएमडी जो मुंह पका खुरपका जो रोग होता है वो किसकी वजह से फैलता है, ये वायरस की वजह से फैलता है। ये किसकी वजह से फैलता है, वायरस से फैलता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आरपी रेंडर पेस्ट की बात करते हैं तो रेंडर जो पेस्ट है वो ये भी वायरस के कारण फैलता है, ये भी वायरस से फैलता है। लेकिन कौन सा वायरस है, आरएनए वायरस के नाम से जाना जाने वाला वायरस होता है एक आरएनए वायरस, एक वायरस का नाम है। ये कौन सा वायरस है, आरएनए वायरस। कौन फैलता है, रेंडर पेस्ट। ठीक है, वायरस से फैलता है, लेकिन एक पर्टिकुलर जो वायरस की बात करते हैं तो वो आरएनए वायरस जिसकी वजह से रेंडर पेस्ट फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो बोटुलिज्म है। बोटुलिज्म किसकी वजह से फैलता है, बोटुलिज्म जो फैलता है वो जीवाणु से फैलता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, अब बैक्टीरिया से फैलता है। बोटुलिज्म का मतलब है ब्लॉट बन जाता है पेट के अंदर, सड़ा गड़ा कचरा खा लेने से क्या बन जाता है, ब्लॉट बन जाता है। ब्लॉट बनने से बोटुलिज्म हो जाता है। ठीक, ब्लॉट बनेगा तो ब्लॉट कब बनेगा, जब अपचय क्रिया होगी। अपचय क्रिया होगी कब होती है, जो नॉर्मली भोजन करते हैं तो उसमें अपचय क्रिया तो नहीं होती, या तो उसमें प्लास्टिक गला कचरा खा लेने से क्या होता है, ब्लॉट बन जाता है। और ब्लॉट बनेगा तो बोटुलिज्म होगा और इसकी वजह से जीवाणु से फैलने वाला यह डिजीज है। ठीक है, और लेकिन अपना जो राइट ऑप्शन है वो है प्रोटोजोआ। जो एनाप्लाज्मोसिस है वो प्रोटोजोआ से फैलने वाली डिजीज है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें और थोड़ी सी आवाज़ है वो थोड़ी सी आप चेक कर लेना कि प्रॉपर आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है गोवंश के सीमन में प्रति मिलीलीटर कितनी मिलियन शुक्राणु होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी तो मैं आप लोग के बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि पूरा जो टॉपिक है वो कंठस्थ आपकी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, गोवंश के सीमन में प्रति मिलीलीटर कितने मिलियन शुक्राणु होते हैं। ऑप्शन ए की बात करते हैं तो 3000 मिलियन शुक्राणु। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो 6000 मिलियन शुक्राणु। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो 800 से 1200 मिलियन शुक्राणु। और ऑप्शन डी की बात करते हैं तो 2300 शुक्राणु। आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है और कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। तो आप लोग को बताना है, पहला जो हमारा ऑप्शन है पहला जो हमारा वो 3000, दूसरा ऑप्शन जो यानी बी ऑप्शन है वो 6000, सी ऑप्शन है वो है 800 से 1200 और डी ऑप्शन है वो 2300 मिलियन। कितने शुक्राणु होते हैं ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला जो हमारा ऑप्शन है ए ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है 3000। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो बी के अंदर दिया है 6000 मिलियन शुक्राणु। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो ऑप्शन सी के अंदर दिया है 800 से 1200 मिलियन। और डी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी ऑप्शन के अंदर दिया है 2300 मिलियन। ठीक है, 2300 मिलियन यहाँ पे दिया गया। आप लोग को बताना है कि कौन से जानवर के अंदर कितने मिलियन शुक्राणु होते हैं 1 ml के अंदर, प्रति ml के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन अपना राइट होने वाला है वो गोवंश के अंदर अगर बात करें, एक रेंज की बात करते हैं तो 800 से 1200 मिलियन जो शुक्राणु है वो गाय या बुल के अंदर होती है, यानी बुल यानी सांड के अंदर होता है। यानी एक रेंज होती है 800 से 1200। अगर ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे 1200 होता तो भी ये सही होता, अगर यहाँ पे 800 से 1200 है तो भी सही होता। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है कि कौन सा सही है। अब बात कर लेते हैं जो 3000 है,
यहाँ पे ये 3000 है, ये 3000 है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ये 3000 है, तो 3000 मिलियन प्रति ml के अंदर किसके अंदर होते हैं, तो यानी बक यानी बकरा, या रेम के नाम से जाना जाता है, RAM कह सकते हैं, या फिर बक भी कह सकते हैं, या बकरा कह सकते हैं। इनके अंदर कितने एक ml के अंदर कितने शुक्राणु होते हैं, 3000 मिलियन शुक्राणु, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं 6000 मिलियन शुक्राणु की बात करते हैं तो वो होता है किसके अंदर, आप लोग को बताना है, फाउल यानी मुर्गा, मुर्गे का जो शुक्राणु होता है उसके अंदर 6000 मिलियन शुक्राणु ए प्रति ml के अंदर होता है, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो 6000 मुर्गे के अंदर, 3000 रेम यानी बकरे के अंदर, 800 से 1200 बुल यानी सांड के अंदर, और 2300 जो मिलियन है वो किसके अंदर होता है, केमल के अंदर, केमल के अंदर होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये अपना जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, 800 से 12 मिलियन यानी सांड के अंदर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जोनरी प्रकार के जो प्लेसेंटा हो किस में पाई जाती है। आपको बताना है कि जोनरी प्रकार की जो प्लेसेंटा वो किसके अंदर पाई जाती है। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं, कुतिया के अंदर, यानी जोनरी की बात कर रहे हैं तो 1 नंबर है कुतिया, कुतिया। ऑप्शन बी की बात करते हैं, ऑप्शन बी की बात करें तो बी है मेयर, मेयर, मेयर। ऑप्शन बी सी की बात करते हैं, ऑप्शन सी की बात करें तो सी में है सो यानी पिग। ऑप्शन डी की बात करते हैं तो डी में है ह्यूमन। यानी जोनरी प्रकार के आप लोग को बताना है किसके अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है जोनरी प्रकार की, ठीक है। ये आप लोग को बताना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो कुतिया है, कुतिया के अंदर जोनरी प्रकार की पाई जाती है, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। यानी कुतिया के अंदर किस प्रकार की पाई जाती है, जोनरी प्रकार की, जोनरी प्रकार की प्लेसेंटा पाई जाती है। मेयर के अंदर बात करते हैं तो मेयर के अंदर जो पाई जाती है वो पाई जाती है डिफ्यूज, डिफ्यूज प्रकार की प्लेसेंटा पाई जाती है, प्लेसेंटा पाई जाती है, ठीक है, प्लेसेंटा पाई जाती है। पिग की बात करते हैं तो पिग के अंदर भी डिफ्यूज प्रकार की पाई जाती है, डिफ्यूज प्रकार की प्लेसेंटा पाई जाती है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब बात कर ले ह्यूमन की, बात करते हैं डिस्कॉइड प्रकार की पाई जाती है, डिस्कॉइड प्रकार की इसके अंदर पाई जाती है। ह्यूमन यानी फीमेल, जो मेल होती है, फीमेल होती है, उसके अंदर किसकी पाई जाती है, डिस्कॉइड प्रकार की प्लेसेंटा पाई जाती है। कुतिया के अंदर जोनरी प्रकार की पाई जाती है। ऑप्शन जो हमारा ए है वो राइट हो जाएगा। मेयर की बात करते हैं तो डिफ्यूज या प्लेसेंटा पाई जाती है। पिग के अंदर बात करते हैं डिफ्यूज पाई जाती है, और ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ये डिस्कॉइड प्रकार की पाई जाती है। ऑप्शन जो ए अपना है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है, मध्य पूर्व योनि रक्त स्त्राव किस में पाए जाते हैं। ये आप लोग को बताना है कि मध्य से पूर्व यानी स्ट्रेस साइकिल आया उससे पहले ही आपका ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो गई, वो कौन से जानवर के अंदर ऐसा या इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं तो कुतिया, ऑप्शन बी की बात करते हैं तो भेड़, ऑप्शन सी की बात करते हैं तो गाय, और ऑप्शन डी की बात करते हैं तो सुअर। तो यहाँ पे मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, सभी दोस्तों के ऑप्शन है वो सही आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट भी है। तो आप लोग को बता देता हूँ, मध्य पूर्व यानी ओएस्टस जो काल होता है, स्टस जो काल होता है, उससे पहले जो ब्लीडिंग होती है वो होती है कुतिया के अंदर। तो ऑप्शन जो अपना है ए राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, कुतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 68 क्वेश्चन, स्टस चक्कर किस अवस्था में मादा हीट में आती है, यानी स्टस चक्कर की किस अवस्था में मादा हीट में आती है। तो ऑप्शन जो ए है हमारा प्रोस्टस, ऑप्शन बी है स्टस, ऑप्शन सी है मेटास्टस, और ऑप्शन जो डी है वो है डाइस्टस। चारों के चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही है। बात कर लेते हैं यहाँ पे स्ट्रेस चक्र की किस अवस्था में मादा हीट में आती है। हीट में एक पर्टिकुलर जो अवस्था होती है उसके अंदर ही आती है। तो पर्टिकुलर अवस्था की बात करते हैं तो 4 अवस्था हैं, उसमें से एक 101% वाली जो सिचुएशन है वो कौन सी होती है, प्रोस्टस, स्टस, मेटास्टस और डाइस्टस। तो कल मैंने आप लोग को बताया था कि प्रोस्टस और स्टस है, प्रोस्टस और
स्ट्रेस, एक होता है मेटा स्ट्रेस, मेटा स्ट्रेस, एक होता है डाई स्ट्रेस। ठीक है, डाई स्ट्रेस। अब इन दोनों के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो ज्यादा होता है, और इन दोनों के अंदर एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल वो क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यानी जो दोनों ये सिचुएशन है, प्रोस्टेस और मेटा स्ट्रेस, प्रोस्टेस और स्ट्रेस, इन दोनों के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होगा। एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होगा तो यहाँ पे प्रोस्टेस के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन है वो बनना स्टार्ट होता है। एस्ट्रोजन, स्ट्रेस जो काल है, स्ट्रेस जो सिचुएशन है या अवस्था है, इसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे स्ट्रेस काल के अंदर क्या होता है, पशु है वो हीट में आता है, हीट की अवस्था होती है। लेकिन यहाँ पे मेटा स्ट्रेस के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है। प्रोस्टेस, मेटा स्ट्रेस है, इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है। और अगर सर्वाधिक देखें तो डाई स्ट्रेस के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल हुआ ज़्यादा होता है। लेकिन बात कर लेते हैं प्रोस्टेस के अंदर, यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम होने बढ़ना स्टार्ट होता है, और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है इसका लेवल कम होना स्टार्ट होता है। इसी प्रकार एस्ट्रोजन जो स्ट्रेस काल है, स्ट्रेस काल की बात करते हैं, स्ट्रेस जो टाइम होता है उसकी अवस्था की बात करते हैं, तो इसके अंदर एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो सबसे ज़्यादा होता है, और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो उसका लेवल सबसे कम होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन जो अपना बी है वो राइट हो जाएगा, यानी ए, बी और सी और डी। ऑप्शन बी है वो स्ट्रेस जो काल है इसके अंदर पशु क्या होता है, हीट के अंदर आता है। तो आप लोग का ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटाइलिडोन्स होते हैं, कोटाइलिडोन जो होते हैं प्लेसेंटा का एक प्रकार होता है जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी के अंदर पाई जाती है। लेकिन कोटाइलिडोन वास्तव में होता क्या है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए की बात करते हैं, प्लेसेंटा का भ्रूणीय भाग होता है, या फिटस के अवशेष होते हैं, जाइगोट के अवशेष होते हैं, या फिर गर्भाशय की आंतरिक संरचना होती है। आप लोग को बताना है ऑप्शन ए, प्लेसेंटा की भ्रूणीय अवस्था। कोटाइलिडोन जो मान लीजिए ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के ऊपर इस प्रकार के पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के पाए जाते हैं। मैं आप लोग को बना के बता देता हूँ, इस प्रकार के पाए जाते हैं। इस प्रकार के पाए जाते हैं ना, नॉर्मली इस प्रकार की पाई जाती है। देखिए ये हुए। अब ये प्लेसेंटा है, अंदर वाला जो पार्ट होता है ये अंदर वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये अंदर वाला पार्ट हो गया। लेकिन इस प्लेसेंटा के ऊपर की तरफ, यहाँ पे इस तरफ चलते हैं तो ऊपर की तरफ बात कर लेते हैं। तो ऊपर की तरफ क्या पाया जाता है, ऊपर की तरफ ये पाया जाता है कोटाइलिडोन पाए जाते हैं। इस प्रकार की संरचना होती है कोटाइलिडोन की। ठीक है, इस प्रकार की लगभग 80 से, एक पशु के अंदर 80 से 120 के बीच में होते हैं। ठीक है, 80 से 120 होता है। इसके जो प्लेसेंटा है उसके ऊपर पाए जाते हैं। लेकिन ये बने किसके होते हैं, यानी ये प्लेसेंटा का भ्रूणीय भाग होता है या फीटस के अवशेष होते हैं। ऑप्शन सी है जाइगोट के अवशेष होते हैं। ऑप्शन डी है गर्भाशय की आंतरिक संरचना होती है। तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन ए है, अपना जो ऑप्शन ए है प्लेसेंटा के ही एक भाग होता है, यानी भ्रूणीय भाग होता है। तो ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। कोटाइलिडोन होते हैं वो प्लेसेंटा का भ्रूणीय भाग होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है गर्भ के अंदर भ्रूण का सूख जाना क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भ के अंदर भ्रूण का सूख जाना, यानी एक होता है द्रव्य भर जाना, एक होता है सूख जाना, बिल्कुल सूख गया तो वो क्या होगा। ऑप्शन ए ममीफिकेशंस, ऑप्शन बी पायोमेट्रा, ऑप्शन सी आरओपी यानी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, और ऑप्शन डी है वो सभी। लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ममीफिकेशंस, तो ममीफिकेशंस दो प्रकार का होता है। ऑप्शन ए ममीफिकेशंस, ऑप्शन बी की बात करते हैं तो पायोमेट्रा, ऑप्शन सी की बात करते हैं तो ऑप्शन सी है आरओपी, और ऑप्शन डी है वो सभी। ये ऑप्शन है आपके। ममीफिकेशंस दो प्रकार का होता है।
एक के अंदर क्या होता है कि बिल्कुल चमड़ा सूख जाता है, यानी जो फीटस होता है उसका जो चमड़ा है वो सूख जाता है और गर्भाशय की लेयर यानी दीवार के साथ चिपक जाता है। ठीक है, एक कंडीशन तो वो हो गई। एक कंडीशन दूसरी ये होती है कि उसका जो द्रव होता है, फीटस का जो द्रव होता है, लिक्विड पदार्थ होता है, वो बाहर निकल जाता है, लेकिन जो ऊपरी जो सतह होती है उसके अंदर की तरफ जो मान लीजिए इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर है उससे द्रव बाहर निकल गया, बिल्कुल चिपक पिचक गया, लेकिन ऊपर वाली जो सतह होती है फीटस की उसके अंदर पानी जमा हो जाता है, यानी फूल जाता है, जैसे हेमाटोमा जैसी स्थिति बन जाती है, वो दूसरी कंडीशन होगी। लेकिन दोनों ही कंडीशन में फीटस सूख जाता है, एक के अंदर जो चमड़ी बाहरी चमड़ी है वो बिल्कुल सूख जाती है और दूसरे के अंदर क्या होता है, बाहरी चमड़ी के अंदर जो पानी है वो भर जाता है। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई मम्मीफिकेशन के अंदर। पायोमेटर क्या होता है, गर्भाशय के अंदर क्या आना, अंदर पश का आना या पश उत्पन्न होना, वो पायोमेटर कहलाती है। आरओपी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, आरओपी क्या होता है, आरओपी 8 से 12 घंटे के बाद में होता है, बाद में। ठीक है, 8 से 12 घंटे के बाद में होता है। देखिए दोस्तों, जब भी प्रसव प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, बच्चा बाहर आ जाता है, माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आ जाता है, मादा फीमेल जो भी है उनके गर्भ से बच्चा बाहर आ जाता है। बच्चा बाहर आने के बाद में नॉर्मली क्या होता है, प्लेसेंटा अपने आप गिर जाती है 1-1.5 घंटे के बाद में, या 3 घंटे मैक्सिमम टाइम होता है, 3 या 4 घंटे के अंदर अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 6 से 7 घंटे 8 घंटे तक क्या होता है, प्लेसेंटा बाहर नहीं आती। प्लेसेंटा बाहर नहीं आती तो प्लेसेंटा को क्या करता है, हाथ डाल के वेजाइनल पार्ट के अंदर और हाथ डाल के बाहर लाना पड़ता है। लेकिन वो सिचुएशन कब करेंगे, 8 से 12 घंटे तक अगर जेर नहीं पड़ती है, यानी मिनिमम 8 घंटे और मैक्सिमम 12 घंटे के बीच में अगर आप टाइम मिल गया और इस टाइम तक अगर प्लेसेंटा है वो बाहर नहीं आई है, तो क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे तो आरओपी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, यहाँ हाथ डाल के और प्लेसेंटा को बाहर निकालना। ठीक है, ये होता है। और ये इसका जो टाइम होता है, एक्चुअल जो टाइम होता है वो 8 से 12 घंटे के बाद में होता है। ठीक है, पायोमेटर मैंने आप लोग को बता दिया, गर्भाशय के अंदर पास आरओपी 8 से 12 घंटा के बाद में सभी ऑप्शन होगा, नहीं तो अपना जो ऑप्शन है वो मम्मीफिकेशन होगा। इसी के अंदर फीटस जो है, फीटस के भ्रूण का यानी गर्भ के अंदर भ्रूण है उसका सूख जाना मम्मीफिकेशन कहलाता है। मैंने आप लोग को बता दिया। ये हमारे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे दोस्तों, और मैं आशा कर रहा हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों कि हमारे चैनल के साथ आप जुड़ के हमारा और आपका जो सहयोग अपने आप आपस में कर रहे हैं उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।